दरअसल हम लोग जो है स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पूर्व जो ब्रिटिश काल में शिक्षा के प्रमुख क्या क्या परिवर्तन हुआ, प्राथमिक स्तर पे क्या परिवर्तन हुआ, माध्यमिक स्तर पे क्या परिवर्तन हुआ और विश्वविद्यालयीय स्तर पे क्या परिवर्तन हुआ, उसकी एक रूपरेखा के संदर्भ में विचार कर रहे थे। सन 1781 में हम लोग देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और इस फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल, सदल मिश्र जैसे भारतीय प्रतिभा मौजूद थे और इन्हीं के प्रयास से एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश या डिक्शनरी का निर्माण हुआ और एक हिंदी व्याकरण की भी रचना हुई। जो हम लोग लॉर्ड मैकाले के छनन का सिद्धांत, फिल्टराइजेशन थ्योरी पे विचार कर रहे थे, निस्यंदन का सिद्धांत या फिल्टराइजेशन थ्योरी क्या था, इस सिद्धांत की विचारक प्रमुख रूप से हम लोग देखें तो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले का प्रमुख उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से प्रवाहित की जाए। इसके लिए वे प्राच्य शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसके विरोधी थे और उन्होंने कहा था कि प्राच्य शिक्षा और अरबी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर अनुदान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि शासक वर्ग की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक विकास होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, इस छनन का सिद्धांत, और उसने कहा कि ऊंची जाति के लोगों को पढ़ाया जाए, ऊंची जाति के लोगों को शिक्षित किया जाए। ऊंची जाति के लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो नीची जाति के संपर्क में आने से नीची जाति में शिक्षा छन करके पहुंच जाएगी। लेकिन लॉर्ड मैकाले यह बेहतर तरीके से जानता था कि उस समय जाति व्यवस्था 18वीं और 19वीं सदी में कितनी व्यापक पैमाने पर थी। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोग को बैठाना भी पसंद नहीं करते थे, संपर्क में आने से हवा भी प्रदूषित हो जाती थी, इसलिए नीची जाति के लोग जब चलते थे तो नगारे, ढोल इत्यादि बजाते हुए चलते थे। ऐसी अवस्था में वो जानबूझ करके इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता था ताकि केवल उच्च शिक्षा के जो लोग विकसित हों वो ऊंची जाति के लोग, क्योंकि ऊंची जाति के लोग ही शिक्षा के मूल्य को चुका सकने में समर्थ थे। इसीलिए लॉर्ड मैकाले चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति मुख्य विषय के रूप में उच्च शिक्षा में प्रदान की जाए। इस तरह से इस सिद्धांत को ही हम निस्यंदन सिद्धांत के नाम से या फिल्टराइजेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें ऊंची जाति को शिक्षा देने से नीची जाति के लोगों को शिक्षा आसानी से छन करके पहुंच जाने की बात प्रमुख तौर पे बताई गई है, जो कि निश्चित तौर पे निरर्थक है। एक प्रमुख पादरी थे विलियम एडम बैप्टिस्ट, ये मिशनरी के प्रमुख सदस्य थे और वे ये चाहते थे कि किस प्रकार से व्यवसायिक प्रकार की शिक्षा का प्रभाव भारत में हो। इसलिए वो कृषि शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक कृषि फार्मों की व्यवस्था के पक्षधर थे। ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि कृषि के लिए फार्म हो और कृषि के जो छात्र हैं व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकें। यानी कि विलियम एडम बैप्टिस्ट सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान के पक्षधर थे। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र जो 19 जुलाई सन 1854 को प्रस्तुत किया गया,
इसको भारतीय शिक्षा का एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो भारतीय शिक्षा आयोग का एक अन्य नाम हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग का जो एक अन्य नाम है उसको हम लोग हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। कारण क्या है कि इसका गठन 3 फरवरी सन 1882 में किया गया था और भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। इनका मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा की जांच करना। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ था और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन 27 फरवरी सन 1902 में हुआ था। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी नवीनतम प्रकार की शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया था, जो 11 मार्च सन 1904 को एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय की रचना व सुधार के लिए सुझाव देने के लिए, उसके संगठन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने पर बल दिया। ब्रिटिश काल में मैकाले का जो विवरण पत्र है, जो 7 फरवरी सन 1835 में प्रस्तुत किया गया था, उसने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया। जो गोखले विधेयक है, गोखले जी ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा संबंधी निःशुल्क शिक्षा की बात कही कि किस प्रकार से 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव उन्होंने सर्वप्रथम जो काउंसिल थी उसमें रखा था, जिसको केंद्रीय धारा सभा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये गोखले जी ने 19 मार्च सन 1910 में केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया। हालांकि वह चाहते थे कि क्योंकि भारतीय आर्थिक रूप से काफी उपेक्षित है, आर्थिक गरीबी है, और यही कारण था कि उनको जो है प्राथमिक स्तर पे 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। गोखले ने अकाट्य तर्कों से ब्रिटिश सरकार को निरुत्तर कर दिया था। उन्हीं का ये प्रयास था कि भारतीयों के लिए प्राथमिक प्रकार की शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल को विवश होना पड़ा। हालांकि यह बिल सन 1912 में काउंसिल ने अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसके अच्छे परिणाम निकले। बड़ौदा स्टेट ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की दिशा में बल दिया। उसी प्रकार से जो देसी राजवाड़े थे या फिर ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत जो भी केंद्रीय समिति थी, उन्होंने भी इस पे मंथन करना शुरू किया और इसी का परिणाम ये हुआ कि प्राथमिक शिक्षा भारतीयों के लिए सुलभ होने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव पारित करके शिक्षा संबंधी अपना प्रस्ताव या अपनी नीति रखी, जो 1905 में उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आयोग जिसको हम लोग सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, ये प्रमुख रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की रूपरेखा, इसके संगठन को लेकर के
सर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में 14 सितंबर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था, आवश्यकताओं, उसकी समस्याओं पर विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए गठित किया गया। और सैंडलर आयोग ने 1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सैंडलर आयोग की रिपोर्ट 13 अध्यायों में विभक्त थी। सैंडलर आयोग का गठन माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पश्चात विश्वविद्यालय की शिक्षा में प्रवेश होना चाहिए, इस बात का उन्होंने प्रमुख रूप से सुझाव रखा। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि विश्वविद्यालय में पास कोर्स के अतिरिक्त ऑनर्स कोर्स का भी संचालन होना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए और इस परिषद को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों के संचालन व उनके नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक नवीनतम प्रकार के पद का सृजन किया गया, जिसे डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में हम देखें तो शिक्षा का व्यापक तौर पे प्रबंध किया गया। इसमें ट्रेनिंग प्रकार, सैंडलर आयोग में एक ट्रेनिंग प्रकार की भी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की भी स्थापना के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि हंटर शिक्षा आयोग का परिणाम यह निकला कि निचले स्तर की शिक्षा और महिला शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए, ये हंटर कमीशन शिक्षा आयोग का एक प्रमुख ध्येय था। और इसी के अंतर्गत इसका परिणाम यह हुआ कि 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1905 में बड़ौदा ऐसा प्रथम राज्य था जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। और भारतीय नेताओं ने भी ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला कि प्राथमिक शिक्षा को स्वीकृत करें, किंतु ब्रिटिश सरकार ने धनाभाव में इसको अस्वीकार कर दिया। बदले में 1813 में एक घोषणा की गई कि सरकार का उद्देश्य निरक्षरता के विस्तार को रोकना है, मतलब साक्षरता को बढ़ाना है। 1813 में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों को साक्षर बनाना था। और लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में शिक्षा का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया और 1902 में थॉमस रेले के अधीन एक समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट के रूप में पारित हुई। और इसी के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालयों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घटा दी गई। कर्जन का जो प्रमुख उद्देश्य था, विश्वविद्यालय के प्रबंधन में सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना। तो इस तरह से जो प्राथमिक, अगर हम शिक्षा की व्यवस्था को देखें तो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा शिक्षा की बातें कही जाने लगी। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को निःशुल्क करने की बात भी गोखले के द्वारा उठाई गई और बाद में महसूस भी की गई कि प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा का मॉडल हो वो निःशुल्क हो। आज के भी हालात में हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से
निःशुल्क ही है। और इस तरह से सैंडलर आयोग जिसका गठन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हुआ था, उसने जो अनिवार्य शर्तें रखी, जिसमें हाई स्कूल, आज के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर में 3 वर्षीय स्नातक स्तर की बात कही गई, जिसमें पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स जो आज भी चलते हैं, उसके गठन की सर्वप्रथम बार सैंडलर आयोग के अंतर्गत हम देखते हैं। इस तरह से शिक्षा के परिक्षेत्र में हम देखें तो सैंडलर आयोग तक आते आते काफ़ी व्यापक पैमाने पर बदलाव हुए और प्राथमिक शिक्षा भारतीयों के लिए सुलभ होने लगी। इस तरह से जो हम लोग सैंडलर आयोग में देखते हैं कि 1921 में प्रांतों में सरकारें स्थापित हुई और 1919 के एक्ट में शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। 1921 के बाद प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ, परंतु उसमें एक कमी देखी गई। जहां एक और शिक्षण संस्थानों का परिणात्मक विस्तार हुआ, वहीं उसकी जो गुणवत्ता थी उसमें कमी दिखाई देने लगी। तो प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और फिर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए शिक्षकों के स्थिति में सुधार करने के लिए, शिक्षकों की व्यापक पैमाने पर नियुक्ति करने के लिए, शिक्षकों के आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वेतनमान की वृद्धि की बात विश्वविद्यालय आयोग इत्यादि के माध्यम से बाद के समय में हम देखते हैं। तो इसकी मांग रखी गई और उसमें व्यापक पैमाने पर सुधार किया गया। इस तरह से शिक्षा का एक व्यापक दृष्टिकोण, जो हम लोग कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो विचार उत्पन्न हुआ, वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली मैकाले से प्रारंभ होकर के और सैंडलर आयोग तक होता हुआ कहीं न कहीं दिखाई देता है।